हेलो बीएमएस सेकंड प्रॉपर स्टूडेंट। तो आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चरक संहिता के अंदर निदान स्थान की, और निदान स्थान का हम चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं जिसका नाम है रक्त पित्त निदानम। ठीक है, जिसको हम रिलेट कर सकते हैं अपने ब्लीडिंग डिसऑर्डर से। ठीक है, जो भी ब्लीडिंग होती है, जो इंटरनल ब्लीडिंग हो चाहे एक्सटर्नल हो। ठीक है, जैसे नाक में से है, कुछ पाइल्स के थ्रू होती है। ठीक है, मतलब जहाँ से भी जो ब्लीडिंग हो रही है उसको हम रिलेट कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन देखते हैं, परिचय। तो देखो, सबसे पहले जो निदान का जो सबसे फर्स्ट चैप्टर आता है वो आता है ज्वर, और ज्वर के बाद आता है रक्त पित्त। तो देन यहाँ पर इस इंट्रो में यही बताया गया है कि हम डायरेक्टली ज्वर के बाद रक्त पित्त को क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो रीजन दिया गया है वो भी बताया गया है कि ज्वर जो होता है वो संताप से होता है। ठीक है, और जिसकी वजह से यहाँ पर रक्तपित्त भी उत्पन्न होता है। अब इस चीज़ को हम समझते हैं। देखो, पहले यहाँ पर बताया गया है कि परिचय में कि ज्वर ज्वर जो होता है वो रोगों में प्रधान होता है। ठीक है, देन उसके बाद रक्तपित्त का वर्णन किया गया है। देखो, यहाँ पर रोगों में प्रधान कह दो या रोगों का राजा कह दो, इसका पीछे का कारण क्या होता है कि जितने भी डिजीज होते हैं उनमें एक कॉमन कारण, कॉमन लक्षण आपको देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा ज्वर। देखो, ज्वर क्या है, मतलब आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेज होना, वो ज्वर होता है, जिसको हम बोलते हैं संताप। ठीक है, जब जब आपको संताप देखने को मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं, ज्वर कहते हैं। ठीक है, अब संताप से आप ज्वर समझ सकते हो, कैसे समझ सकते हो। देखो, आपने कुछ लक्षण देखे होंगे, सामान्य लक्षण, विशिष्ट लक्षण, प्रत्यात्म लक्षण। ठीक है, तो प्रत्यात्म लक्षण के अंदर ये चीज़ आती है कि कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनको देखकर हम यहाँ पर किसी भी व्याधि का पूरा ज्ञान कर सकते हैं। जैसे संताप को देखकर हम कह सकते हैं कि वो ज्वर है। ठीक, तो ज्वर रोगों में प्रधान होता है, और ज्वर के बाद हम रक्तपित्त का वर्णन करते हैं। अब इसका रीजन क्या बताया गया है कि ज्वर 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 कैसे होता है, संताप से होता है। ठीक है, ज्वर कैसे होता है, संताप से होता है, और इसी संताप के कारण क्या होता है, हमें रक्तपित्त होता है। सर, संताप के कारण क्यों होता है? देखो, ज्वर में क्या हुआ, संताप की वजह से हुआ। संताप क्या, एक तरीके से आपको वो पित्त को बढ़ा रहा है। ठीक है, आपके पित्त को बढ़ा रहा है, और पित्त की वजह से आपको कौन से रोग देखने को मिलेगा, रक्त पित्त देखने को मिलेगा। सर, पित्त ही तो बढ़ रहा है, रक्त से क्या मतलब? देखो, जो पित्त है और रक्त का है उनका जो रिलेशन होता है वो आश्रय आश्रय भाव से होता है। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, आश्रय और आश्रय। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट से आप समझ सकते हो, अगर पित्त बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं पित्त बढ़ रहा है, यानी रक्त भी बढ़ रहा है, रक्त दूषित हो रहा है, यानी पित्त दूषित हो रहा है, रक्त दूषित हो रहा है, पित्त बढ़ रहा है, रक्त भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो। फिर मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, निदान अर्थकर रोग। देखो, निदान अर्थकर क्या रोग होते हैं कि एक जो एक बीमारी है वो दूसरे के लिए कारण होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या होती है, संताप से, देखो जैसे ज्वर है, अब ज्वर इसे यहाँ से क्या हो रहा है, संताप है। अब देखो, अब संताप से हमें ज्वर हो गया। ठीक है, तो जो ज्वर है, अब ज्वर जो है, सॉरी, जो संताप, संताप का दूसरी दूसरी व्याधि को तो उत्पन्न करेगा। वो कौन सी व्याधि को उत्पन्न करता है, रक्तपित्त को। देखो, संताप की वजह से ज्वर होता है और यहाँ पर रक्तपित्त भी हो रहा है, तो वो कैसे रोग है, निदान रक्त रोग। मतलब जब एक व्याधि के जो लक्षण है वो दूसरी व्याधि के यहाँ पर व्याधि का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, और भी अच्छे से हम रोग निदान में देखेंगे। देन उसके बाद ज्वर संतापद रक्त पित्तम उदरेते। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि ज्वर में संताप की होने की, मतलब संताप से जो ज्वर होता है उसी की वजह से हम रक्तपित्त की भी उत्पत्ति होती है। ठीक है, देन उसके बाद एक आप कोड़ी से याद रख लेना कि ज्वर संतापाद रक्त पित्तम उदरते। ठीक है, ज्वर संतापाद मतलब संताप की वजह से ज्वर उत्पन्न होता है, और इसी की वजह से यहाँ पर रक्तपित्त की भी उत्पत्ति होती है। तो इसलिए यहाँ पर हम ज्वर के जो बाद है वो रक्तपित्त का वर्णन कर रहे हैं। अभी ये मैंने बताया गया है कि संताप है, संताप से आपको क्या समझना है, ज्वर समझना है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा है प्रत्यात्म लक्षण होता है। मैं बता चुका हूँ प्रत्यात्म लक्षण क्या होते हैं, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनको देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये डिजीज होगी। ठीक है, और उसके बाद जैसे ज्वर, देखो ज्वर की उत्पत्ति हुई। अब ज्वर की उत्पत्ति ने क्या करा, पित्त का प्रकोप कर दिया। अब जो पित्त का प्रकोप हुआ है उससे जो शरीर की जो ऊष्मा होती है, ठीक है, शरीर की ऊष्मा क्या करेगी, रक्त पित्त को प्रदूषित कर देगी। भाई, रक्त पित्त को दूषित कर, जब भी पित्त का प्रकोप होगा, पित्त बढ़ेगा, तो वो किससे, आश्रय भाव रिलेशन होता है, रक्त से होता है, तो वो रक्त को दूषित करेगा आश्रय भाव से, और रक्त दूषित हो रहा है तो यहाँ पर रक्त रोग उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए हम सबसे पहले ज्वर के बाद रक्त पित्त का वर्णन कर रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट बताया गया है कि जो पित्त का प्रकोप हो रहा है, पित्त के प्रकोप से यहाँ पर ज्वर और रक्तपित्त उत्पन्न होते हैं। इसी कारण से यहाँ पर ज्वर के रक्तपित्त का वर्णन किया गया है। ज्वर के बाद यहाँ पर रक्तपित्त का वर्णन किया गया है। ज्वर के बाद लिख दो यहाँ पर। ठीक है, रक्तपित्त का वर्णन किया गया है। देखो, अब हम देखते हैं इसके, देखो और भी थोड़ी सी मैं कुछ बेसिक सी बातें बता देता हूँ इसमें, और रक्तपित्त के बारे में। देखो, रक्तपित्त में मतलब क्या है कि पित्त की वजह से यहाँ पर एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है, जिसको हम मॉडर्न से रिलेट कर सकते हैं। एक होता है हेमियोप्टेसिस। इसमें क्या होता है, जो भी आपकी थूक होता है उसमें खून आता है, इसको बोलते हैं हीमोप्टेसिस। और एक होता है हेमेटिमेसस, एक होता है हीमेटिमेसस, जिसमें होता है कि वोमिटिंग में ब्लड आना। ठीक है, वोमिटिंग में ब्लड आना। एक होता है मेलिना, और एक होता है क्या, मलीना। मलीना में क्या होता है, आपके स्टूल में ब्लड आता है। ठीक है, और एक होता है एपेटैक्सिस, यानी कि जो आपकी नोज होती है, नोज से ब्लड आना, इसको हम एपेटैक्सिस कहते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हम इसमें रिलेट कर सकते हैं।
ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हेतु के। देखो यहाँ पर क्या है, पहले हम इसका हेतु देखेंगे, देन पूर्व रूप देखेंगे, देन उसके बाद यहाँ पर इसके उपद्रव देखेंगे, देन उसके यहाँ पर भेद भी देखेंगे और उसकी संप्राप्ति हम देखेंगे। तो हम बात करते हैं हेतु के बारे में। देखो रक्तपित्त है, यानी कि जो भी चीज़ है, जो भी कारण है वो क्या होगा, कहीं ना कहीं पित्त को बढ़ाने वाला होगा। जैसे उर्द अधिक गर्म खाना, अधिक तीक्ष्ण खाना, कुल्थी की दाल खाना। अभी कुल्थी की दाल आप पहले पढ़ चुके हैं चरक सूत्र स्थान के अगले द्रव्य के अंदर। जो कुल्थी की दाल है वो पित्त प्रकोपक होती है, ठीक है। और यहाँ पर कुल्थी की दाल के साथ दूध का सेवन करना, ठीक है। और भोजन के साथ कांजी का सेवन करना। कांजी क्या होता है, जो भी खट्टी चीज़ें होती है जैसे कि विनेगर वगैरह होते हैं, सब क्या हो किसके अंदर आ जाते हैं, कांजी के अंदर आ जाते हैं। देन उसके बाद सुरा, सोबीर, तुशोदक, मेरिया, मेदक और ये मेदक हो गई। ये क्या है, धान्य आशव के अंदर है। देखो जब मैंने चरक सूत्र सन 25 के अंदर आपको आशव योनियां पढ़ाई थी, तो वहां पर ये एक धान्य आशव आता है। इस धान्य आशव के अंदर 6 आते हैं, सुरा, सोबीर, तुशोदक, मेरिया और मेदक, ठीक है। और यहाँ पर धान्य अमल के बारे में नहीं बताया है। ये 6 सारी कैसे होती है, ये सारे ही यहाँ पर रक्तपित्त को प्रकोपित करने वाली होती है, ठीक है। और अमल प्राय अनुपान, ठीक है। और अमल प्राय अनुपान का भी सेवन करने से क्या होता है, आपको रक्तपित्त का कारण होता है। देखो यार बहुत सारे कारण हो सकते थे, लेकिन मैंने मेन लिख दिए जिनको आप आसानी से याद कर सकते हो। अगर आपको और भी ज़्यादा पढ़ने हैं तो आप चरक संहिता की बुक से पढ़ सकते हो, बहुत अधिक लिखे हुए हैं उसमें। देन उसके बाद हम निरुक्ति की बात करते हैं, ठीक है। और निरुक्ति में क्या है, देखो निरुक्ति में यहाँ पर 3 पॉइंट बताए गए। पहला बताया गया है पित्त के संसर्ग के कारण, ठीक है। पित्त के संसर्ग के कारण यानी क्या हो रहा है, देखो संसर्ग क्या है, यानी जो रक्त और पित्त इन दोनों का सहयोग होना, ठीक है। तो पित्त के संसर्ग होने के कारण क्या है कि जो पित्त है वो रक्त के साथ सहयोग करता है। दूसरा बताया गया कि रक्त को दूषित कारण, ठीक है। मतलब जो पित्त है वो क्या करेगा, रक्त को दूषित कर देगा। पहला पित्त क्या कर रहा था, पहला पित्त रक्त के साथ मिल रहा है। देन दूसरा पॉइंट में क्या बताया गया है कि जो पित्त है वो रक्त को दूषित कर रहा है, ठीक है। और फिर तीसरे पॉइंट में क्या बताया, जो पित्त है वो रक्त के साथ गंध और वर्ण को धारण कर लेता है। देखो सिंपल सी बात है। देखो पहले क्या हो रहा था, पहले जो पित्त है, पित्त और रक्त का आपस में क्या हो रहा है, सहयोग हो रहा है, ठीक है। पित्त और रक्त का आपस में सहयोग हो रहा है। देन दूसरे पॉइंट में बता रहा है कि जो पित्त है इस रक्त को दूषित कर रहा है, ठीक है। पहले पित्त और रक्त का सहयोग हो रहा है, दूसरे पॉइंट में पित्त रक्त को दूषित कर रहा है, क्योंकि जब जब पित्त बढ़ेगा जब तक हमारा रक्त भी बढ़ेगा। पित्त दूषित होगा तो रक्त भी दूषित होगा। देन उसके बाद जो रक्त के जो रूप है और वर्ण है, जो गंध है, इन सभी को जो पित्त है वो धारण कर लेगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर जो रोग हो जाए वो कैसा उत्पन्न होता है, रक्तपित्त रोग उत्पन्न होता है। देन उसके बाद हम प्री सिम्टम जिसको हम पूर्व रूप कहते हैं वो देख लेते हैं, ठीक। देखो जिस तरह से मैंने लिख रखा है ना, वो भी आपको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ऐसे कि पहले आपको परिचय बता देना है, देन दूसरे पॉइंट में आपको हेतु बता रहे हो, देन इसमें प्रूव रूप बता रहे हो। देखो जो हेडिंग है उनको थोड़ा अच्छे से मेंशन करके आप बताओगे तो बढ़िया रहता है। देन उसके बाद हमने बताया कि अन्न अभिलाषा, तो पूर्व रूप के अंदर क्या जाता है, अन्न अभिलाषा यानी भोजन की इच्छा ना होना। देन मुक्तस्य विधा, मुक्तस्य विधा का मतलब होता है कि भोजन के बाद गले में दहा पड़ना, ठीक है। जैसे ही आप खाना खाते हो तो उसके बाद जो आपका कंठ है तो उसमें कहना बर्निंग सेंसेशन से होना। देन उसके बाद सुक्त अमल्य गंध रस उद्गार, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि सुक्त आमल्य गंध को, जैसे आप भोजन करते हो तो भोजन करने के बाद आपको यहाँ पर खट्टी जो आपके यहाँ पर उद्गार रहेंगी, जो खट्टी उद्गार मतलब जो डकार रहेंगी वो कैसे आएंगी, सुक्त आएंगी, आमल आए, गंध रस आएगी। तो इस तरह की आपको यहाँ पर डकार देखने को भी मिल जाएगी। एंड छर्द्रिम आभिक्षणम आंगनम, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो हमारी छर्दी है, मतलब बार बार आपको जो डकार उल्टी है, उल्टी का जो वेग है वो बार बार आपको आता रहेगा, ठीक है। देन एक और काफी इंपॉर्टेंट पूर्व रूप है स्वर भेद। स्वर भेद मतलब वॉइसनेस ऑफ हॉर्सनेस, जो आपकी वॉइस है वो भी थोड़ी खराब रहेगी। देन उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि गात्रन सदनम, मतलब एक तरीके से बॉडी भारीपन रहेगा, थकावट सी रहेगी। एंड मुखाद अधुघमम, और मुख में से कैसे आपको धुआं सा भाप से निकलती हुई दिखने को मिलेगी। एंड देन मुख में से लोहा, रक्त, मछली और आम की तरह गंध निकलने का आपको देखने को मिलेगा। देखो जिस व्यक्ति को रक्तपित्त है तो रक्तपित्त के रोगों में इसके पूर्व सूप देखने को मिलते हैं कि उनकी कोई खाने की इच्छा नहीं होती है, और मुख जैसे कुछ खाना खाते हैं तो कंठ में से जलने, बर्निंग सेंसेशन की फीलिंग होती है, खट्टी डकार आती है, जो गंध रस है वो कैसे आती है, एक तरीके से अम्ली गंध आती है, अम्ली रस आता है, अम्ल इस तरह से खट्टी खट्टी डकार बोलते हैं ना। तो और जो वोमिटिंग बार बार आएगी, और स्वर भेद हो जाएगा, गात्रम समझ मुख माधुम हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पर बताया गया। देखो फिर यहाँ पर एक और पॉइंट आता है, वो होता है चिकित्सा सूत्र। अभी चिकित्सा सूत्र में क्या बताया गया है वो देख लेते हैं एक बार हम। देखो अब चिकित्सा सूत्र में यहाँ पर देखो काफी इंपॉर्टेंट चिकित्सा सूत्र, प्रतिमार्गम च हरणम रक्तपित्तम विद्यते। देखो अब देखो जो रक्तपित्त है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है अधोगत रक्तपित्त, एक होता है अधोगत, एक होता है ऊर्ध्वगत, ठीक है। मतलब एक नीचे ऊपर की ओर होता है, एक नीचे की ओर होता है। जो हमारा अर्धोगत रक्तपित्त होता है मतलब ऊपर की जो ओर होता है, और जो नीचे की ओर होता है, उनमें जो चिकित्सा करनी है हमेशा अपोजिट चिकित्सा करनी है। अभी इस चीज को हम समझेंगे।
देखो फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई है, तो यहाँ पर एक बार थोड़ी सी क्वालिटी कम हो गई होगी, तो एक बार आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, चलो आप समझते हैं। देखो यहाँ पर इसको समझेंगे, पहले हम रक्तपित के दो मार्गों को समझ लेते हैं। रक्तपित के दो मार्ग होते हैं, मार्गो पुनरस्यम द्विऊर्ध्वम च अधश्च। तो यहाँ पर रक्तपित के दो मार्ग बताए गए। देखो दो मार्ग, दो पहले एक ऊर्ध्व मार्ग बताया गया, एक अधो मार्ग बताया गया है। ठीक है, तो जो ऊर्ध्व रक्तपित है तो कफ वाले शरीर में कफ के रक्तपित से ऊपर जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मान लो अर्धोगत रक्तपित का मतलब क्या होता है। अर्धोगत रक्तपित का मतलब होता है कि जहाँ पर यहाँ पर जो ब्लड आ रहा है वो ऊपरले वाले रास्ते से आ रहा है, नाक से आ रहा है, कान से आ रहा है। ठीक है, या आपकी आंखों से आ रहा है, या आपके मुख से आ रहा है। ठीक है, बोलते हैं ना उल्टी में आ रहा है, नोज में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से तो ये ऊर्ध्वगत रक्तपित है। तो ऊर्ध्वगत रक्तपित में क्या होता है कि कफ वाले शरीर में कफ के संसर्ग से ऊपर जाता है, ऊपर जाता हुआ कान से, नाक से, नेत्र से और मुख से, जो ये 7 ऑरिफाइज है उनसे बाहर आता है। देखो दो कान का हो गया, दो नाक का हो गया, दो नेत्र का हो गया, एक मुख का हो गया, तो टोटल 7 ऑरिफाइज हो गए, 7 ओपनिंग हो गई जहां से ऊर्ध्व रक्तपित में ब्लड बाहर निकलता है। ठीक है, तो हुआ क्या है कि देखो ऐसा मतलब ऐसा व्यक्ति जो कैसा हो, कफ वाला शरीर हो, ऐसा यहाँ पर रोगी जिसका जो शरीर है वो कैसा हो, कफ वाला हो, कफ युक्त हो, तो उनमें क्या होता है, कफ जो रक्तपित है वो कफ के साथ मिलता है और ऊपर की ओर जाता है, कान, नाक और नेत्र और मुख इन सभी से जो ब्लड है वो बाहर आता है। ठीक है, जबकि अधरक्तपित में क्या होता है, अधरक्तपित ऐसे व्यक्ति, ऐसे पेशेंट में होता है जिनमें जो वायु है, अधिक वायु वाला शरीर हो, तो उनमें वात के संसर्ग से नीचे आकर देखो। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो अधरक्तपित में क्या होता है, देखो यहाँ पर कफ वाला शरीर था, यहाँ पर वात वाला शरीर है, तो वात वाले शरीर में जो रक्तपित है वो नीचे की ओर जाता है। ठीक है, और मूत्र से और गुदा से मार्ग से बाहर निकल जाता है। दो ऑरिफाइज होती है। ठीक है, गुदा की रेक्टम वाली और एक हमारी जो मूत्र है, मूत्र इंद्रिय वाली। ठीक है, तो देन उसके बाद हम ऊर्ध्व रक्तपित के अंदर और देखते हैं कि कफ स्थान अमाशय के ऊर्ध्व प्रदेश मुख से निकलता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो कफ स्थान अमाशय के ऊर्ध्व प्रदेश मुख से निकलता है। कफ का स्थान कौन सा होता है, अमाशय में होता है। तो यही है कि जो रक्तपित होता है वो हमारा कफ के साथ मिलकर ऊपर की ओर डायरेक्शन से निकलता है। और यहाँ पर क्या होता है, वायु का मुख्य स्थान पक्वाशय में होता है। तो यहाँ पर जो पक्वाशय में जब पक्वाशय होता है, कटी होता है, वस्तिक, इन स्थानों में रक्तस्राव होने लगता है, तो रक्त मूत्र इंद्रिय वलमुख से बाहर आने लगता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि जैसे कि पक्वाशय हो गया, कटी हो गया, वस्ती हो गया, कि अगर इन स्थानों से हमारा रक्त का स्राव होता है तो वो मूत्र इंद्रिय और मलमार्ग से बाहर आने लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर ऊर्ध्व रक्तपित की साध्य सभ्य देख लेते हैं कि जो ऊर्ध्व रक्तपित है वो साध्य बताया गया है और जो हमारा अधर रक्तपित है वो याप्य बताया गया है। साध्य, अब साध्य क्यों बताया गया है, तो इन दो रीजनों से बताया गया है कि पहला इसमें बताया गया कि विरेचन उपकर्मण्य। ठीक है, अब विरेचन उपकर्मण्य, विरेचन उपकर्मण्य क्या होता है, मतलब यहाँ पर आप ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हो, विरेचन करा सकते हो। ठीक है, अब देखो विरेचन क्या करेगा, पहला तो जो विरेचन है वो पित्त को कम करने के लिए श्रेष्ठ होता है। ठीक, पहला रीजन। जो दूसरा रीजन है वो जो विरेचन है वो उष्ण होने की वजह से वो कफ का भी नाश करेगा, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या होता है, साध्य होता है। देखो अगर आप कहोगे ऊर्ध्व रक्तपित साध्य क्यों होता है, इसका दो रीजन बताइए। पहला रीजन ये है कि विरेचन, जो विरेचन है वो विरेचन क्या कराता है, पित्त को भी कम करता है और दूसरा कफ को भी यहाँ पर कम करता है। और दूसरा जो रीजन है वो होता है कि बहुत औषधवाद, मतलब यहाँ पर ऊर्ध्व रक्तपित की बहुत सारी औषध होती है। ठीक है, मतलब जो रक्तपित ऊपर की ओर से होता है उसकी औषधि बहुत सारी होती है। इन दो कारणों की वजह से वो साध्य होता है। जबकि अधर रक्तपित हमारा याप्य होता है, जीवन भर साथ रहता है। ऐसा क्यों होता है कि वमन उपकर्मण्य है, इसमें हम जो चिकित्सा करते हैं वो वमन से कर सकते हैं, वमन से करते हैं। ठीक है, और वमन के लिए यहाँ पर देखो वमन क्या करता है, वमन पित्त के लिए श्रेष्ठ औषध नहीं है, क्योंकि वमन पित्त को तो कम करेगा नहीं, और जब पित्त ही कमी नहीं होगा तो रक्तपित्त कैसे कम हो जाएगा। तो दिमाग में एक बात याद रख लो कि जो रक्तपित्त हो रहा है वो कहीं ना कहीं पित्त के प्रकोप की वजह से हो रहा है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर वमन औषध करा रहे हो, वमन औषध पित्त को कम करेगा नहीं, पित्त कम नहीं करेगा तो यहाँ पर रक्तपित्त कम नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या बताया गया, ये याप्य बताया गया है कि जो भी अधोगत रक्तपित्त होता है वो याप्य होता है, क्योंकि उसमें वमन उपकर्मण्य वमन वाले औषध का सेवन कराते हैं, और जो अल्प औषध इनकी जो औषध होती है वो भी कम होती है। तो इसलिए इस रोग को क्या बताया गया है, याप्य बताया गया है। जबकि हमारा जो ऊर्ध्व रक्तपित्त है वो कैसा है, साध्य है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस सूत्र को पढ़ो फिर से, प्रतिमार्गम च हर्णम रक्तपित्तम विद्यते। तो ये क्या बताया गया है कि जोन सा भी रक्तपित्त हो उसमें अपोजिट चिकित्सा करनी है उनको शांत करने के लिए। जैसे कि ऊर्ध्व रक्तपित्त है, अब नीचे की ओर ऊपर की ओर जो रक्तपित्त है तो इसमें हम क्या करा रहे हैं, इसमें विरेचन करा रहे हैं, नीचे से और निकाल रहे पित्त को। और इसमें अधो रक्तपित्त है,
मतलब रक्तपित कैसा है, नीचे की ओर है, तो इसमें हम रक्तपित को ऊपर की ओर से निकाल रहे हैं, और ऊपर की ओर निकालने के लिए यहाँ पर वमन कराएंगे। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्यों हम इसमें वमन ही करा रहे हैं, क्योंकि हमारा चिकित्सा सूत्र क्या है कि प्रतिमार्गम चरणम रक्तपित्तम विद्यते। ठीक है, मतलब हमेशा अपोजिट डायरेक्शन करना है रक्तपित का। ठीक है, और देखो ऊर्ध्वगत रक्तपित है, अगर नीचे की ऊपर की ओर है तो इसमें हम विरेचन करा रहे हैं। ठीक, और अधरक्तपित है, ऊपर की ओर है तो इसमें हम सॉरी नीचे की ओर है तो इसमें हम वमन करा रहे हैं। देन इसके बाद एक और होता है, ये होता है उभय मार्गम। देखो उभय मार्गम को आचार्य चरक ने नहीं बताया गया है, कि आचार्य चरक ने बताया कि मार्गो पुनरस्यम द्वार ऊर्धम च अधस्य, मतलब ऊर्ध्व और अधो होता है। ठीक है, इसको आचार्य चरक ने नहीं बताया गया, लेकिन इसका एक्सप्लेन जरूर करा है। जैसे कि उभय मार्ग के अंदर क्या है, देखो ऐसे व्यक्ति जो कफ का प्रधान भी हो और वात प्रधान वाले शरीर भी हो, तो उनके साथ रक्तपित मिलता है और ऊपर की ओर भी जाता है, नीचे की ओर भी जाता है, दोनों मार्ग में पहुंचता है, और सभी छिद्रों से यहाँ पर जितने भी रोमकूप वगैरह, जैसे ये सारे रोमकूप ही होते हैं बॉडी के, जहाँ से ये हमारे जो हेयर्स है वो ग्रो हो रही है, ठीक है, निकल रही है, तो इन सभी से क्या निकलने लग जाता है, हमारा ब्लड निकलने जाता है, ब्लड निकल जाता है। और जो उभय मार्ग से कैसे होता है, असाध्य होता है। अब असाध्य क्या होता है कि विमन वमन विरेचन अयोग तद्वाद, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, कोई भी ऐसी औषध है ही नहीं जो वमन भी कराए और विरेचन भी कराए। ठीक है, तो नोट कर लेना, कोई भी अभी तक ऐसी औषध नहीं बनी है जो एक साथ वमन भी करा दे और विरेचन भी करा दे। ठीक है, और अनौषधवाद, और औषध के ना होने की वजह से जो हमारा उभय मार्ग रक्तपित है वो कैसा हो जाता है, याप्य हो जाता है। ठीक, देन इसके हम पर्याय की बात कर लेते हैं। तो पर्याय क्या है इसका, लोहित पित्त। देखो रक्त का पर्याय होता है लोहित, और वो किसकी वजह से होता है, पित्त की वजह से, इसलिए इसका नाम है लोहित पित्त। तो याद रखना कि आचार्य चरक ने इसको लोहित पित्त बताया गया है, और अगर एग्जाम में आ जाए लोहित पित्त के बारे में लिखे तो आपको घबराना नहीं है। ठीक, अभी तक मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या बताया है। सबसे पहले हमने बात करी है कि जो रक्तपित्त निदानम है वो हमारे चरक निदान स्थान का चैप्टर नंबर 2 है, जिसको हम ज्वर के बाद पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहला चैप्टर निदान स्थान के अंदर ज्वर अध्याय आता है, और ज्वर के बाद हमारा रक्तपित्त आता है। अब रक्तपित्त को ही क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा संताप है वो संताप ज्वर की उत्पत्ति कराता है, और उस संताप की वजह से ही हमारा पित्त भी बढ़ता है, और पित्त के प्रकोप होने की वजह से हमारा रक्त दूषित होता है, क्योंकि जो पित्त है और रक्त है वो आश्रय आश्रय भाव से रहते हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर ज्वर के बाद रक्तपित्त का वर्णन कर रहे हैं। देन उसके बाद आता है हेतु, कारण क्या है, भाई पित्त को बढ़ाने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। जितनी भी उष्ण चीज है, तीक्ष्ण चीज है, धान्य आशव है, वो भी क्या उष्ण होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, जो भी आप हो सकता है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद निरुक्ति क्या है, निरुक्ति कुछ भी नहीं है, सिंपल सी है कि जो हमारा यहाँ पर पित्त है, जो प्रकोपित पित्त है वो रक्त को दूषित कर रहा है। प्रकोपित पित्त, पहले देखो प्रकोपित पित्त क्या कर रहा है, प्रकोपित जो पित्त है वो रक्त के साथ मिल रहा है, और रक्त के साथ मिलने के साथ वो क्या कर रहा है, उसको दूषित कर रहा है, और जो भी रक्त की प्रॉपर्टी है उसको पित्त खुद धारण कर रहा है, और इस वजह से वो रोग क्या हो जाता है, रक्त पित्त रोग हो जाता है। अब इसके पूर्व रूप क्या होते हैं, भाई खाने की इच्छा नहीं होना, मुक्त से विदा होना, खट्टे डकारे आना, बार बार उल्टी का आना, वॉइस में हॉर्सनेस आना, बॉडी में बहुत ज़्यादा थकावट सी हो जाना, मुख में से एक तरह की गुदाव का निकलना, इस तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। देन उसके बाद चिकित्सा सूत्र क्या है, तो यहाँ पर चिकित्सा सूत्र बताया गया है कि प्रति मार्गम चयनम रक्तपितम विद्यते, यानी कि जो भी आप यहाँ पर जो भी ऊर्ध्व रक्तपित हो या अधो रक्तपित हो उसके विपरीत हमें यहाँ पर चिकित्सा करनी होती है। ठीक है, फिर रक्तपित के 2 मार्ग बताए गए हैं, एक ऊर्ध्व रक्तपित, एक अधो रक्तपित। तो ऊर्ध्व रक्तपित में क्या होता है, देखो मतलब जो यहाँ पर ब्लीडिंग वगैरह हो रही है वो ऊपर से हो रही है, कान से, नाक से, आंख से, तो इनमें क्या करते हैं हमें, मतलब जो कफ वाले शरीर होते हैं, मतलब ऐसे व्यक्ति जिनके शरीर में कफ की बहुत ज़्यादा अधिकता होती है, तो उनके साथ रक्तपित वो मिल जाता है, और कान, नाक, आंख, इनसे ब्लीडिंग होती है। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, उधर रोग की साध्य होते हैं कि इसके 2 रीजन होते हैं। पहला कि विरेचन उपकर्मण्य। ठीक है, अब हम क्या करा रहे हैं, देखो ब्लीडिंग ऊपर से और हो रही थी तो हमें क्या करा रहे हैं, नीचे की ओर करा रहे हैं, ये सूत्र है, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऊर्ध्व रक्तपित है, ब्लीडिंग ऊपर से और हो रही है, तो हमको यहाँ पर जो चिकित्सा करानी है वो नीचे से करानी है। ठीक है, तो इसको विपरीत करानी है, तो हम क्या कराएंगे, हमें विरेचन दे देंगे, विरेचन दे देंगे। और दूसरा, विरेचन की जो औषध वो बहुत सारी होती है, जिसकी वजह से जो ऊर्ध्व रक्तपित है वो साध्य हो जाता है। जबकि अधो रक्तपित किस में होता है, जो भी ऐसे व्यक्ति होते हैं वात प्रधान वाले शरीर होते हैं, तो उनके साथ रक्तपित मिलता है और नीचे की ओर जाता है। तो इसमें उसमें कह रहा है ब्लीडिंग कहाँ पर हो रही है, नीचे की ओर। तो हमें यहाँ पर जो चिकित्सा करानी है वो कहाँ से करानी है, ऊपर की ओर करानी है, और ऊपर की ओर कराने के लिए हमें यहाँ पर वमन का सेवन कराना पड़ेगा, जैसे मदन फल वगैरह है, ऐसे औषध का सेवन कराना पड़ेगा। ठीक है, और मदन फल की जो औषध है वो बहुत अल्प औषध होता है। ठीक है, वो औषध कम होती है,
देखो यहाँ पर वैसे भी यार, देखो जो वमन है, वमन किसके लिए है? वमन जो बेस्ट होता है वो कफ के लिए है, लेकिन यहाँ पर हमें वात के लिए बेस्ट, वात के लिए तो बेस्ट नहीं, सॉरी पित्त के लिए तो बेस्ट है ही नहीं। अगर पित्त के लिए बेस्ट है नहीं तो पित्त कम नहीं होगा और रक्त पित्त जो रोग है वो बना रहेगा, इसलिए वो याप्य हो जाता है। और उभयमार के अंदर ये दोनों चीज आ जाती है और सारी बॉडी से हमारा ब्लीडिंग होने लग जाती है। और ऐसी कोई औषध नहीं जो वमन और रेचक दोनों करा सकते एक साथ, और इनकी औषधि बहुत कम होती है। ठीक है, अभी तक आपको ये सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए। देन उसके बाद हम बात करते हैं रक्तपित्त के उपद्रव के बारे में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, आपको श्लोक याद होना चाहिए। उपद्रवास्तु खलु दौर्बल्यम आरोचकम विपाकम श्वासम कासम ज्वरम अतिसारम सोफ शोभ शोष पांडुरोगम स्वरभेदम स्वर भेदा। तो यहाँ पर रक्तपित्त के रोग में स्वर भेदा आ भी रहा है। ठीक है, पूर्व रूप के अंदर भी स्वर भेद आ रहा था और इसके उपद्रव के अंदर भी स्वर भेद आ रहा है। तो इसलिए मैंने बताया था जो स्वर भेद है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको उपद्रव के अंदर भी देखने को मिलता है, जिससे आप नॉर्मली पता लगा सकते हो कि उसको यहाँ पर रक्तपित्त जैसे रोग हो सकते हैं। तो पहला क्या बताया गया? दौर्बल्य बताया गया। दौर्बल्य, दौर्बल्य मतलब बल की कमी हो जाना। आरोचकम, आरोचकम मतलब अरुचि, खाने की इच्छा ना होना। विपाक, विपाक, विपाक मतलब विपाक का सही नहीं होना, मतलब जो खाना खाया है उसका अच्छे से पाचन ना होना। श्वास कास ज्वर अतिसार, मतलब श्वास कास जैसी प्रॉब्लम होना, ज्वर होना, अतिसार होना, शोफ होना, ठीक है, एडिमा वगैरह, शोष होना, धातु को क्षय वगैरह, पांडु रोग, एनीमिया वगैरह। ठीक है, और स्वर भेदा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो 11 यहाँ पर पॉइंट बताए गए हैं, इनको आप नोट कर लेना। ठीक है, एक ऐसा कर सकते हैं उसको, दौर्बल्य रोचकम एक साथ, विपाक श्वास कास एक साथ, विपाक श्वास कास ज्वर अतिसार एक साथ, शोभ शोष पांडुरोग एक साथ, एंड स्वर भेदा। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। देन इसके बाद एक और चिकित्सा सूत्र आया है जिसमें बताया गया है कि जो वैद्य है वो रक्तपित्त के रोगों को शीघ्र ही शांत कर दे। देखो यहाँ पर बताया गया है कि जो रक्तपित्त के रोग को शीघ्र ही शांत कर देना चाहिए। अगर आप रक्तपित्त के रोग को शीघ्र ही शांत नहीं करते हैं तो वो उसकी डेथ भी हो सकती है। भाई रक्तपित्त क्या है? रक्तपित्त सीधी सी ब्लीडिंग होना, एक तरीके से ब्लीडिंग हो रही है। अगर आप ब्लीडिंग को नहीं रोकते और ब्लीडिंग ज्यादा होगी तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। कहीं भी आप एक्सीडेंटल केस हो गया, जैसे कोई एक्सीडेंटल केस वगैरह होता है, इसके इंटरनल इंजरी होती है तो उसमें क्या हो जाती है, उसके वेसल्स वगैरह रैप्चर हो जाती है, इसमें मुंह से, नाक से, कान से, वहां से क्या आने लग जाता है, ब्लड आने लग जाता है। ठीक है, अगर उस ब्लीडिंग को आप जल्दी नहीं रोकते तो उस केस में क्या हो जाएगी, आपकी यहाँ पर डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप शीघ्र शांत नहीं करते हो वो दाव अग्नि की तरह फैलाकर प्राणों का नाश कर देता है। देखो दाव अग्नि क्या होती है? ये एक ऐसी अग्नि होती है जो जंगल में लगती है, जो पूरे जंगल को नाश कर उसे राख कर देती है। उसी तरह से अगर आपने यहाँ पर रक्तपित्त के रोग को भी शांत नहीं करा तो वो भी आपके प्राणों को नाश कर देगा। देखो आप शीघ्र ही शांत करो। देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट बताए गए, जैसे पहला बताया गया मात्रा के आधार पर। देखो अब मात्रा कैसे? देखो एक मान लो कोई इंजरी है वो छोटी सी है, मैं यहाँ पर आपका पिंच वो देता हूँ तो छोटा मोटा खून आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो मैं पूरा हाथ ही काट देता हूँ यहाँ से, तो क्या होगा? फिर वो कैसा रोग हो जाएगा, वो उसकी मात्रा कैसी हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, एक्सेसिव हो जाएगी। या फिर एक नॉर्मली केस ले सकते हो मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड द्वारा। हम बात कर रहे थे मात्रा के बारे में, तो मात्रा हम बात कर रहे थे जैसे कि मान लो कि ब्लड है वो थोड़ा खून निकला, जैसे हम पिंच हुआ तो थोड़ा निकलेगा, लेकिन हाथ काट तो बहुत ज़्यादा ब्लड निकलेगा। जैसे आप इससे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड है, सॉरी मेंस्ट्रुएशन ब्लड है, तो वो अगर नॉर्मल मात्रा से निकल रहा है तो ठीक है, ठीक है 30 ml वगैरह निकल रहा है, 30 से 40 ml। लेकिन अगर वो उससे भी ज़्यादा निकल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रक्तपित्त के रोग के अंदर काउंट कर लिया जाएगा। देन उसके बाद देश है, तो देश मतलब लोकेशन पूछ रहा है कि ऊर्ध्व है, अधो है या उभय है। ठीक है, तो ऊर्ध्व अधो उभय का मतलब ये है कि डायरेक्शन कहाँ से वो निकल रहा है। काल मतलब वो दिन में कफ की वजह से, पित्त की वजह से, वात की वजह से है। सीजन मतलब शर ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, तो यहाँ पर काल का भी बताया गया है। संतर्पण है, अपतर्पण है, या फिर मधुर। फिर यहाँ पर कुछ चिकित्सा बताई गई है कि संतर्पण करा सकते हैं, अपतर्पण करा सकते हैं। मधुर मृदु मधुर शीतल कषाय का प्रधान भोजन, जैसे मधुर कषाय पित्त का शमन करते हैं, शिशिर ऋतु में भी पित्त का शमन करते हो जाता है। मृदु का अपोजिट कौन होता है? तीक्ष्ण होता है। तीक्ष्ण पित्त को बढ़ाने वाला होता है, लेकिन मृदु पित्त को शमन करने वाला होता है। आप परिषेक वगैरह करा सकते हैं, अवगा वगैरह कर सकते हैं। देखो अवगा मतलब पूरा बाट्य वगैरह जो होता है, परिषेक मतलब केवल धारा एक तरीके से जो ऊपर डालते हैं। स्पर्श मतलब जैसे कि नाक में से जब खून निकलते हैं, नाक को क्या कर लेते हैं, ऐसे पिंच कर लेते हैं। ठीक है, पिंच करने के बाद उस ब्लड को रोक लेते हैं। वमन आदि कर्म हम यहाँ पर करा सकते हैं। फिर उसके बाद रक्तपित्त के असाध्य का कारण। ठीक है, जो रक्तपित्त है वो असाध्य का क्या कारण? पहला होता है परिचारक एवं उपकरणों के अभाव से। ठीक है, मान लो कि कोई भी हमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नर्स वगैरह नहीं है, कोई भी उपकरण वगैरह नहीं है, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो हमारा साध्य रक्तपित्त है वो असाध्य रक्तपित्त में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है,
तो फिर दूसरा होता है रोगी के अधीन होने से। फिर तीसरा है कि वैद्य के दोष है उचित चिकित्सा ना करने से। ठीक है, मतलब वो डॉक्टर है, वो वहाँ पर अच्छे तरह से ट्रीटमेंट ना करे तो भी वो कैसा हो सकता है कि जो रक्तपित रोग है वो साध्य से असाध्य हो सकते हैं। देन उसके बाद हमारा आता है कि साध्य रक्तपित शीघ्रकारी होने की वजह से असाध्य रक्तपित में कन्वर्ट हो जाता है। देखो हम बात करते हैं यहाँ पर सिम्टम्स ऑफ असाध्य रक्तपित, मतलब ऐसा रक्तपित, इसमें से जो मतलब असाध्य रक्तपित क्या होता है कि जो वहाँ से ब्लड निकलता है, जैसे ऊपर से नीचे से कहीं से ब्लड निकल रहा है, अगर वो ब्लड में ये सारे सिम्टम्स मिलते हैं तो आप कह सकते हो वो जो रक्तपित है वो असाध्य है। जैसे कि कृष्ण एंड नीलवर्ण, मतलब जैसे मान लो ऊपर से ब्लड निकल रहा है, नीचे से निकल रहा है, अगर वो उसका जो कलर है वो कृष्ण वगैरह कलर का हो या नील कलर का हो तो ऐसे रक्तपित को हम यहाँ पर असाध्य रक्तपित कहते हैं। या फिर शुक्रधनु उपस्रम प्रभम, तो ये क्या होता है कि जैसे जो इंद्रधनुष के जो कई प्रकार के कलर होते हैं, ऐसे जैसे नीला, हरा, पीला, 7 रंग होते हैं जो इंद्रधनुष में, ऐसा कलर आपको देखने को मिलता है तो भी वो भी असाध्य रक्तपित होगा। ठीक है, समझ रहे बात को। या फिर त्वद आसोरंजनम, त्वद आसोरंजनम क्या होता है कि अगर कपड़े पर वो ब्लड निकलता है और वो उस कपड़े से दाग नहीं जाता है तो वो भी असाध्य रक्तपित होगा। पूर्ति मात्रा, और उस रक्त में से अगर स्मेल वगैरह आती है, ठीक है, सड़े हुए की तरह, सारे उपद्रव इसको देखने को मिलेंगे जितने भी है जो मैंने आपको बताए थे कि उपद्रवास्तु खलुम दौर्बल्यम आरोचकम विपाकम श्वासम कासम ज्वरम अतिसारम सो पांडु रोग एंड स्वरभेद, ये आपको याद होना चाहिए। देन उसका बल मास का क्षय हो रहा हो और आकाश में पूरी और बिल्कुल रेडिश कलर का दिख रहा हो, लाल लाल पूरा आसमान दिख रहा हो चारों तरफ, तो वो सारे असाध्य रक्तपित के लक्षण समझने चाहिए। देन उसके बाद है संप्राप्ति ऑफ रक्तपित। देखो आप निदानों का सेवन करते हो, निदान क्या है कि जो भी उष्ण तीक्ष्ण चीज़ें जो पित्त का प्रकोप करेंगी, पित्त के प्रकोप होने की वजह से रक्त का भी यहाँ पर मात्रा में रक्त भी दूषित हो जाएगा। देन उसके बाद जो हमारा वृद्ध रक्त है और कुपित पित्त है वो क्या करेंगे कि यकृत और पीलिया के स्रोत उसमें अवरोध करेंगे। सर इसमें क्यों अवरोध करेंगे? देखो अगर आपको याद होगा कि मैंने 5 प्रकार के पित्त बताए थे आपको, इसको याद करने की ट्रिक इस प्रकार से थी, 5 प्रकार की प्रभास करके। ठीक है, प्रभास करके मैंने आपको बताया था, प्रभास, पाचक पित्त, रंजक पित्त, भ्राजक पित्त, ठीक है, आलोचक पित्त और साधक पित्त, ऐसे कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर एक पित्त जो मैंने बताया यहाँ पर ये आर फॉर रंजक पित्त। तो ये रंजक पित्त क्या करता है, यहाँ पर जो हमारा लीवर होता है, ये लीवर के थ्रू या रस को रक्त में कन्वर्ट करने का या रंजन करने का काम करता है। जो भी आपने आहार रस लिया है उस आहार रस से रक्त को बनाने का जो काम करता है वो हमारा रंजक पित्त करता है। तो यहाँ पर जो यकृत और पीलिया है वो भी क्या हो जाएंगे, अवरोध हो जाएंगे। ये अवरोध क्यों हो रही है? क्योंकि हमारा जो कुपित पित्त है वह पित्त का प्रकोपित हो रहा है। पित्त प्रकोपित होगा तो रस का रक्त में कन्वर्ट नहीं होगा। रस का रक्त में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं हमारा जो यकृत है, जो लीवर है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसमें अवरोध हो रहा है, जिसके द्वारा पित्त की और भी ज़्यादा रक्त की दुष्टि होगी और ये रक्तपित रोग को यहाँ पर जन्म देगा। तो इस तरह से आप इस चैप्टर को समझ सकते हो और ये कंप्लीट करा दिया है मैंने। ठीक है, और अगर आपको सभी चीज़ अच्छे समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना।